स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। हम आज शुरू कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुआ सिलेबस, जिसमें हम गणित सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि उन गणित सिलेबस में आए हुए टॉपिकों को किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ना है, ये हम डिस्कस करेंगे। बाकायदा हम एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस है गणित का, जिसमें प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, जिसमें विषय वस्तु के 15 प्रश्न और गणित की शिक्षा शास्त्र, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, उसके 15 प्रश्न आएंगे। इस तरीके से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के 15 प्रश्न और शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न मिलकर होते हैं 30 प्रश्न। 30 प्रश्न के 30 उत्तर आपको हम कवर करवाएंगे। 30 में से 30 आने की फुल ऑफ संभावना है आपकी। ठीक, अब हम सिलेबस समझते हैं। पहला पॉइंट था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब सिलेबस के हिसाब से कि 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ेंगे किस तरीके से और लिखेंगे किस तरीके से। जैसे 1000 से बड़ी संख्या मान लो कोई भी हो, इस तरीके से लिखी है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे और यदि शब्दों में आ गया तो उसको लिखेंगे कैसे, ये हम आपको इसकी आसान ट्रिक बताएंगे कि आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि हम इस संख्या को किस तरीके से पढ़ेंगे और लिखेंगे किस तरीके से। उसी तरह अगला टॉपिक है 1000 से बड़ी संख्याओं का स्थानीय मान की समझ। 1000 से बड़ी संख्या का स्थानीय मान, जैसे यही संख्या लिखी है, इसमें 4 किस स्थान पर है, 2 किस स्थान पर है और 6 किस स्थान पर है, ये हम समझेंगे। फिर 4 मूलभूत संक्रियाएं। 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या है? पहली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं में प्लस का क्या रूल है, क्या नियम है, माइनस किस तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है और डिवाइड किस तरीके से। इनके अपने अपने नियम हैं जो हम आपको स्पष्ट तरीके से बड़े विस्तार से समझाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है जोड़ना। जोड़ना घटाना, जो किस हिसाब का बनता है ये कि 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना और घटाना। 5 अंकों की संख्या का मतलब ये हो गया, ये जो लिखी है ये 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की और ये 5 अंकों की। इस तरीके की संख्याओं को जोड़ना और घटाना किस तरीके से करेंगे हम, सबसे आसान तरीका क्या है इनको पढ़ने का और इनको समझने का, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर अगला चैप्टर आता है गुणा का। गुणा में क्या है? 2 या 3 अंकों की संख्या का गुणा करना। गुणा करने की हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। संख्या लिखी रहेगी ऐसे और प्रश्न इस तरीके से आता है कि इन 2 संख्याओं का गुणा उत्तर क्या आएगा। तो इसकी सबसे आसान तरीका क्या होगा, हम ऑप्शन को देखें और टिक लगा दें। सीधा देख के टिक लगाने की तरीका हम इसमें समझाएंगे। फिर अगला टॉपिक आता है भाग। भाग में क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या के 4 अंकों वाली संख्या में भाग करना। जैसे इस संख्या में भाग करना, 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग करना। किस तरीके से हम इसमें भाग करेंगे, ये बहुत लेंथी मेथड है भाग करने का, लेकिन हम आपको बहुत छोटे तरीके से बताएंगे। ये प्रश्न पेपर में इस तरीके से लिखा आ सकता है कि इसमें भाग करने पर किस तरीके से उत्तर आएगा, या फिर दूसरी कोई संख्या ले ले और भाग इस तरीके से आड़े में लिखे होंगे और ऑप्शन मिलेंगे आपको कि आप किस तरीके से उनको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। भाग के बाद आता है भिन्न। भिन्न की अवधारणाएं क्या है कि भिन्न किस तरीके का, किस प्रकार का होता है।
सरल रूप किस तरीके से लिखते हैं, सम भिन्न क्या होते हैं, विषम भिन्न आदि। भिन्नों को जोड़ना और घटाना, गुणा भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव में और दशमलव संख्या को भिन्न में किस तरीके से लिखते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे इसमें। भिन्न की अवधारणा ये है कि भिन्न कितने प्रकार से होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, सरल रूप भिन्न, और उनको जोड़ना और घटाने का आसान तरीका क्या है। जैसे कोई संख्या आ जाए कि 5 सही 1/2, 6 सही 1/3 को जोड़कर कितना उत्तर आएगा, इसको आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको देखना है और हल करना है। ऐसी ट्रिक से हम इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास मात्र 15 नंबर है कैलकुलेशन के, मात्र 15 नंबर कैलकुलेशन के हैं, उसमें हमें 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके लिए आपको इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स समझ में आना चाहिए कि हम जोड़ेंगे कैसे और उनका उत्तर किस तरीके से देंगे। तो इन सब को हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी और छोटी इकाइयों में संबंध। ये क्या है, ये किसी भी चीज की लंबाई, जैसे ये लाइन हम बनाए, ये एक रेखाखंड है, इसकी कितनी लंबाई है, इसको लंबाई में हम सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, मीटर में बोल सकते हैं। इस तरीके से इनकी लंबाइयों का वर्गीकरण रहेगा। फिर भार, कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है जो कितने भार की है, उसमें कितना वजन है उसके, और आयतन, जैसे एक गिलास है, इस गिलास में यदि हम पानी भर दें, इस गिलास में यदि हम पानी भर दें तो वो, और पानी इतना भरे कि ऊपर की जो लेयर है, ऊपर का जो मुंह है वो पूरा ढका रहे, उसको हम आयतन कहते हैं कि उस गिलास में कितना पानी भरा है। अब उसकी बड़ी और छोटी इकाइयां, कि यदि उसको नापें कि वो लीटर में है कि मिलीलीटर में है, या और बहुत सारी इकाइयां हैं इससे संबंधित जो हम पढ़ेंगे, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, आयतन के बाद बड़ी संख्याओं, ये हो गया है। अब टॉपिक है आपका बड़ी इकाइयों में छोटी इकाइयों में, और छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों में बदलना। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को किलोमीटर में, ग्राम को मिलीग्राम में, या ग्राम को किलोग्राम में। इस तरीके से ये यूनिटें किस तरीके से इनको बदलेंगे, ये सब हम आपको सिखाएंगे। फिर इसके बाद है ज्ञात इकाइयों को किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने में है। जैसे कोई एक गोला है, फुटबॉल है, या फिर कुछ इस तरीके से, इसमें कितना पानी भर सकता है, या ये कोई ठोस गेंद है, लोहे की गेंद है, और इसका कितना भार है, ये आयतन कितना घेरती है, या इसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आयतन ज्ञात कर लिया हमने। अब हम देखें कि पैसा, लंबाई, भार, आयतन और समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल संक्रियाओं का उपयोग। ये 4 मूल संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, पहली तो हम प्लस, दूसरी माइनस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवाइड बोलते हैं। इन 4 मूलभूत संक्रियाओं को किस तरीके से हम उपयोग करेंगे ये हम यहां सीखेंगे। जिसमें पैसा, पैसे का मतलब यह है कि आप 1 रुपए में कितना पैसा होता है। लंबाई, अभी हमने चर्चा की है कि कोई एक वस्तु है, उसको कितनी लंबाई का है, उनके साथ लंबाई के साथ जोड़ने का नियम, भार के साथ जोड़ने का नियम, ग्राम को ग्राम में, मिलीग्राम को मिलीग्राम में, और किलोग्राम को किलोग्राम में किस तरीके से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, ये हम यहां सीखेंगे। आयतन किस इकाइयों में नापते हैं हम,
उनके साथ चार मूल संक्रिया किस तरीके से उपयोग करेंगे ये हम यहाँ सीखेंगे। ठीक, फिर आता है अगला पॉइंट आपका मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। ये यूनिट हम पहले ही यही पढ़ लेंगे जहां पर हमारी इकाइयों में बदलाव आया है ये। ठीक, फिर इसके बाद आता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये है यदि कोई इस तरीके से बना हुआ पैटर्न है, ऑप्शन में आता है। ये एक साधारण सा उदाहरण है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये बना है त्रिभुज, ये चतुर्भुज और ये फिर त्रिभुज। तो फिर आगे क्या आएगा, चतुर्भुज फिर त्रिभुज फिर चतुर्भुज। इस तरीके से कोई संख्या या ऐसा कोई निशान बन के भी आ सकता है जो क्वेश्चन व्यापम पूछता रहता है। उनसे संबंधित सारे पैटर्न हम पढ़ेंगे। पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाएं कि यदि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके आधार पर उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। फिर त्रिभुजीय संक्रियाएं और वर्ग संक्रियाओं के पैटर्न। त्रिभुजीय संक्रियाएं जैसे अभी हमने यहां समझा कि कोई आकृति त्रिभुज तरीके से है, इस तरीके से बना है, ऐसे बना है, या फिर अलग तरीके से बना है, त्रिभुज बना है, उसकी अलग अलग तरीके से शेप बने हैं, उनको पढ़ेंगे। वर्ग संख्याओं के पैटर्न। वर्ग संख्याओं के पैटर्न का मतलब ये समझना कि 4 लिखा है, 16 लिखा है, फिर 25 लिखा है, ये हो गया 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। इसी तरह 3 का वर्ग एक होता है 9। तो ये वर्ग की संख्याएं हैं, इनके पैटर्न किस तरीके से बनते हैं ये भी हम यहां पढ़ेंगे। फिर अगला आता है ज्यामितीय संक्रियाएं। ज्यामितीय संक्रियाओं में क्या है, मूल ज्यामितीय अवधारणाएं। शुरुआत में मूल ज्यामितीय अवधारणा क्या होती है, शुरुआत का मतलब ये हो गया, पहली हो गई किरण, फिर दूसरा हो गया रेखाखंड, तीसरा हो गया रेखा, दोनों तरफ से इस तरीके से ये रेखा बन गई, फिर 2 रेखाओं से बनकर एक बना कोण। इस तरीके से मूल अवधारणाएं ज्यामिति की क्या होंगी ये हम यहां पढ़ेंगे। इसमें किरण दिया है, रेखाखंड से नियम और कोण का वर्गीकरण। कोण का वर्गीकरण क्या होता है ये समझना कि कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझेंगे कैसे। इस तरीके से समझो, पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण और चौथा है उसको हम बोलते हैं, ये इस तरफ से बना हुआ जो कोण कहलाता है वो ये वाला कोण, इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। ये अधिक कोण, ये समकोण और ये न्यून कोण। एक को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स कोण। ठीक, जो कि 180 से ज्यादा होता है। एक 0 से 90 का कोण, एक 90 का कोण और एक 90 से अधिक का कोण। इस तरीके से कोण का वर्गीकरण है जो हम पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं ज्यामिति की मूल अवधारणाओं में त्रिभुज का वर्गीकरण। अब त्रिभुज का वर्गीकरण का मतलब यह हो गया कि पहला समबाहु त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इस तरीके से हम त्रिभुज के वर्गीकरण अलग अलग, पहली चीज तो है भुजा के आधार पर और फिर कोण के आधार पर। यदि ये भुजा के आधार पर है तो इनको हम भुजा के आधार पर बने हुए त्रिभुज के कोणों में समझेंगे, और यदि कोण के आधार पर है कि कोण सेम है, 2 कोण सेम है या तीनों कोण अलग अलग है, इस तरीके से इनको हम समझेंगे। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे जुड़े हुए सारे सवाल हम करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम। तीनों कोण हो गए हैं। अब आता है वृत्त के कोण, त्रिज्या और व्यास की पहचान। वृत्त का मतलब ये हो गया, यदि हम कोई एक वृत्त बनाएं उसमें केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है और व्यास क्या है, इनकी पहचान क्या है। कोई यदि चित्र बना आता है आपको पेपर में और उसमें कह देता है कि इसकी त्रिज्या क्या है, तो
तो हमें सीधा समझ में आना चाहिए केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। उनको हम अलग अलग तरीके से बांटना सीखेंगे। त्रिज्या हो गई, पी क्यू उसका व्यास हो गया। एक ही वृत्त के अंदर बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, वो जीवा पूछ सकता है, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। तो इन सब को हम बहुत आसानी से और सरल तरीके से समझेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है वृत्त की त्रिज्या व व्यास से परस्पर संबंध, कि इनका आपस में संबंध क्या है। यदि कोई वृत्त बना है और एक ये जाता है तो इसका जीवा का व्यास का इस त्रिज्या से क्या संबंध है। ये त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा, 2r होगा। इस तरीके से बहुत सारे संबंध है। जब हम इनके चैप्टर वाइज इनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत स्पष्ट समझ में आएगा कि हम वृत्त को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर आता है सममिति आकृति। सममिति का मतलब सममिति, जिस तरीके से पेज होते हैं हमारे बुक के, उनको हम यदि दो फोल्ड कर लें, उनको फोल्ड कर लें तो हमें समझ में आता है जब खोलते हैं तो एक तरफ का पेज और दूसरी तरफ का पेज सेम दिखता है। उसी तरह सममिति आकृतियां होती है। जैसे एक त्रिभुज है, इसकी सममिति अक्ष क्या हो गई, ये इसका ये वाला हिस्सा, इस तरफ वाला हिस्सा और सीधे हाथ तरफ वाला हिस्सा सेम दिखेगा, उसको बोलते हैं हम सममिति अक्ष। और इस पूरी आकृति को बोलते हैं सममिति आकृतियां। फिर परिवेश के आधार पर समांतर रेखा व लंब रेखा की समझ। ये क्या चीज है, समांतर रेखा और लंब रेखा। समांतर रेखा का मतलब होती है कोई ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे पर कभी मिलती नहीं है। जिस तरीके से रेल की पटरियां आपने देखी होगी कि वो कहीं आपस में जाके मिलती नहीं, उनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। फिर लंब रेखाएं क्या होती है कि कोई एक लाइन उसके ऊपर लंबवत रूप से खड़ी हुई है। जैसे कोई लाइन है PQ और एक AB लाइन है, जो PQ पर AB इस तरीके से खड़ी है कि उसके साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उनको हम बोलते हैं लंबवत रेखाओं की समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल ज्यामितीय आकृतियां। सरल ज्यामितीय आकृतियां क्या हैं, त्रिभुज, आयत और वर्ग। त्रिभुज, आयत और वर्ग, इनका क्षेत्रफल के ये कितना क्षेत्र इसको घेरता है, ठीक है। ये क्षेत्र कितना इनको घेरता है। इनको से जुड़े हुए सारे प्रश्न, सारे सूत्र, किस तरीके से इनकी गणना की जाती है, किन तरीके से इनका सूत्र निकाला जाता है, वो सब हम यहां सीखेंगे। दूसरा पूछता है इनकी परिमाप। परिमाप क्या होती है ये समझ लो। परिमाप का मतलब ये हो गया कि यदि ये आयत है तो इस पॉइंट A से B तक गए, B से C पर पहुंचे और C से D पर आ गए, तो इस तरीके से पूरी चारों तरफ घूमने में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये हम इस परिमाप वाली आकृतियों में सीखेंगे। इनकी इकाई मानक ज्ञात करेंगे कि इनको मीटर में किस तरीके से लिखते हैं। यदि ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखते हैं, यदि परिमाप है तो केवल मीटर में लिखेंगे। इनका मतलब क्या है ये भी हम इन चैप्टरों में सीखेंगे। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, कि परिवेश 2D आकृतियों में किस तरीके से होता है, ठीक है। 2D आकृतियां मतलब क्या होता है। 2D आकृतियों का मतलब ये है कि जिसमें दो इकाइयां हों, इनको नापने के लिए कोई दो इकाइयां हों, जैसे लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई से बनी हुई जितनी सारी आकृतियां हैं वो सारी 2D आकृतियों की पहचान कर सकते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। जिस तरीके से हम समझ लें कि यदि एक आयत है, इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक। लंबाई और चौड़ाई से घुरी हुई जो आकृतियां कहलाएगी वो 2D आकृतियां कहलाएगी। जिस तरीके से एक और चीज समझो कि वर्ग है, वर्ग में एक भुजा इधर की होती है, दूसरी भुजा इधर होती है ना। इनको हम वर्ग बोलते हैं, इन्हें हम आयत बोलते हैं, ठीक। इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। दैनिक जीवन में संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। दैनिक जीवन का मतलब ये हो गया कि सुबह से लेकर सोने तक
हमने क्या क्या काम करे, कि हमने कुछ सुबह उठे दूध का नाश्ता लेने गए, नाश्ते में हम दूध लेने गए, ब्रेड लेने गए, उस तरीके से हमने कितना पैसा खर्च करा सुबह से लेके रात के सोने तक, उनके आंकड़ों को एकत्रित करके हमने ये करा कि हमने 1 रुपए के कलदार कितने खर्च करे, 10 रुपए के कलदार कितने के खर्च करे और 100 रुपए का नोट कितने खर्च करे, उनको एकत्रित करा और उनसे जुड़े हुए सारे सवाल जो हम इसमें बताएंगे आपको वो सीखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। चलो, अब ये है घड़ी से समय, घड़ी के समय को घंटे और मिनट में पढ़ना। घंटे यदि कोई घड़ी बनी हुई है उसमें किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो हम यहां सीखेंगे। फिर एएम को पीएम में किस तरीके से व्यक्त करते हैं ये पढ़ेंगे। 24 घंटे में घड़ी को 12 घंटे में किस तरीके से बदलेंगे ये पढ़ेंगे, कि 24 घंटे हमारी ट्रेन की घड़ी चलती है जिसमें 13, 14, 15 और 23, 24 भी बजते हैं, 23 बजते हैं। उसी तरह इसमें 12 घंटे में क्या संबंध है ये सब पढ़ेंगे। दैनिक जीवन की घटनाओं में लाने वाले समय अंतराल की गणना करेंगे। फिर गुणा भाग के पैटर्न की समझेंगे, सममिति पर आधारित, ये हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। फिर दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित उनके निष्कर्ष किस तरीके से निकालेंगे। ये सब तरीके के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स हैं, उनको हम अच्छे से बराबर इतना अच्छे से समझ लेंगे कि प्रश्न को देखेंगे और हल कर देंगे, और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस हम इस तरीके से करेंगे कि उनके सारे प्रश्नों, सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक, अब जो 15 प्रश्न आएंगे वो होंगे पेडागोजी के, इस पर भी क्लासेस लगना चालू हो जाएंगी कि हम गणित के शिक्षा शास्त्र को किस तरीके से पढ़ते हैं और उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ठीक, गणित के शिक्षा शास्त्र द्वारा चिंतन शक्ति का विकास करना, कि गणित का उपयोग हम अपने चिंतन में किस तरीके से कर सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, यदि पाठ्यक्रम में गणित ना हो तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं होगा और क्या हो सकता है, इन सब चीजों से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षक हेतु परिवेश में आधारित उपयुक्त शैक्षिक सहायक सामग्री, सबसे खास प्रश्न आता है गणित की पेडागोजी में सहायक सामग्री से। फिर उनका उपयोग करना, कि यदि बोर्ड नहीं होगा तो गणित पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे, यदि पेन नहीं होगा, डस्टर नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ा पाओगे, और यदि उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको कराएंगे। फिर मूल्यांकन की नवीन विधियां हैं, कि बच्चा यदि कमजोर है तो उसको किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण और पुनः शिक्षण, यदि कोई बच्चा इस तरीके से है कि वो घर पे नहीं पढ़ रहा है, घूम रहा है और परेशान कर रहा है, उसको किस तरीके से शिक्षा दें, उसकी क्षमता का विकास हम यहाँ करेंगे और उसको समझेंगे, उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। गणित शिक्षा की नवीन विधियां और आजकल उपयोग होने वाली बहुत सारी ऐसी विधियों को हम इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका गणित का पूरा सिलेबस, जिसमें हमने ये समझा कि अब हम आगे एक एक वीडियो में लगभग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है।